फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी एंड गो। आज हम क्लास 11th का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है, आज जो पहला टॉपिक है इसका अधिकार। देखो, अधिकार क्या है? वे शक्तियां हैं जो मनुष्य नैतिक प्राणी के रूप में कार्यों की पूर्ति के लिए अधिकार का उपयोग करता है। ठीक है, मनुष्य को विभिन्न प्रकार के हमने अधिकार दिए गए हैं, उन्हीं के माध्यम से जो अपने कार्य करता है उनकी पूर्ति के लिए हमें अधिकारों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे ही हम अधिकार कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिकारों का महत्व। देखो, अधिकारों के महत्व या ज़रूरत क्यों होती है हमें। पहला पॉइंट है इसमें, अधिकार किसी भी नागरिक के लिए आवश्यक है। ठीक है, कोई भी नागरिक है, व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो अधिकार होता है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि वह अधिकारों के माध्यम से ही अपना पूर्ण रूप से विकास कर पाता है। ठीक है, अब जब मनुष्य को अधिकार ही नहीं मिलेंगे, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार ले लेते हैं हम, तो जब व्यक्ति को हम स्वतंत्र रूप से आज़ादी नहीं देंगे तो वो कहीं भी भ्रमण नहीं कर सकता, कहीं भी अपना व्यवसाय नहीं चुन पाएगा। तो इसी वजह से हमने जो अधिकार दिए गए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा, प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह अपने अधिकारों के हनन होने पर न्याय ले जा सकता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति का अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, उसको दबाया जाता है, तो हम न्यायालय जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अधिकारों का घोषणा पत्र। देखो, घोषणा पत्र का मतलब होता है कि संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं उसको सूचीबद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में क्या कर दिया जाता है? सूचीबद्ध कर दिया जाता है। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग जो है 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी। 1928 में नेहरू समिति बनाई गई थी। ठीक है, तो उस समय अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग जो है नेहरू समिति द्वारा की गई। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। देखो, भारत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कौन से भाग में दिए गए हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग की थी। तो वो घोषणा पत्र में सूचीबद्ध कर दिया गया था कि संविधान में इतने अधिकार होने ज़रूरी है, तभी जो नागरिक है अपना विकास कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, भारत में जो है 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये सारे अधिकार जो हैं हमें दिए हैं। तीसरा पॉइंट है, हमें मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। ठीक, अब फर्स्ट जो हमें अधिकार दिया गया है वो समानता का अधिकार है। ठीक है, ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में बताया गया है। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। देखो, सभी नागरिक जो है कानून के समक्ष जो समान है। ठीक है, कानून के समान संरक्षण, सभी लोगों को प्रोटेक्शन जो है समान रूप से दिया जाएगा, तो हमें समानता जो है मिलती है इसके अंतर्गत। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही। ठीक है, धर्म से रिलेटेड जो है अत्याचार नहीं किया जाएगा किसी पर भी। जाति, जैसे ऊंची जाति के होते हैं, नीचे जाति, तो उनके हिसाब से जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग के आधार पर, जैसे मेल फीमेल में जो पहले जो है भेदभाव किया जाता था, परंतु जो आज जो हमें संविधान में बताया गया, तो आज के समय में ये भेदभाव की मनाही हो चुकी है। अनुच्छेद 16, रोज़गार में अवसर की समानता। देखो, सभी को रोज़गार में अवसरों की समानता हमारे संविधान में दी गई है। अनुच्छेद 17, पदवियों का अंत। देखो, पदवियों का अंत, जो बड़े बड़े उपाधि लेकर जो बैठ जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें का अंत करने के लिए अनुच्छेद 17 लाया गया। अनुच्छेद 18, छुआछूत की समाप्ति। जैसे पहले क्या होता था, दलित वर्ग के लोग होते थे तो उन्हें कुओं पर जैसे पानी नहीं लेने दिया जाता था। ठीक है,
उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, तो उसकी छुआछूत की क्या हो गई, उस समय समाप्त इसमें कर दिया गया। अब हमारा नेक्स्ट अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 1922 के बीच में बताया गया। अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति। देखो कहीं भी हम भाषण दे सकते हैं, ठीक है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि हम अपने विचारों को लिख कर या बोल कर एक दूसरे को बता सकते हैं, ठीक है। संघ बनाने का अधिकार, हम जो है संघ बना सकते हैं, सभा कर सकते हैं, भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है। और स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यवसाय जो है हम चुन सकते हैं। तो हमें ये अनुच्छेद स्वतंत्रता के अंतर्गत बताता है। अनुच्छेद 20, इसमें अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना। जो भी व्यक्ति अपराधी है, ठीक है, तो उसे संरक्षण जो है अनुच्छेद 20 करता है। अनुच्छेद 21 व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं रखा जाए। किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार जो है प्राप्त है। अनुच्छेद 21 का में बताया गया RTE, इसका मतलब है राइट टू एजुकेशन। 2002 जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उस समय वर्ष 6 से 14 आयु के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा देने का अनुच्छेद में 21 में बताया गया है, ठीक है। अनिवार्य शिक्षा जो है नागरिकों को दी जाएगी। अनुच्छेद 22 किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना। जो भी व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है विशेष मामले के अंतर्गत जो है उसे हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 23 बंधुआ मजदूरी पर रोक। देखो बंधुआ मजदूरी का मतलब जो भी बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के होते हैं तो उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है, ठीक है। तो उन्हें ही रोक लगाने के लिए हमें अनुच्छेद 23 को लाया गया। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को खदानों व कारखानों में काम करने की मनाही। जो भी बच्चे 14 से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें काम करने की मनाही बताई गई है। वो किसी भी खदान या कारखाने में काम नहीं कर सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अपने धर्म को मानने, कोई भी धर्म है उसको मान सकता है, उसका अंतर्गत जो पालन दिए गए हैं उसको कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। कोई भी नागरिक अपने धर्म को फैला सकता है, उसको कैसे बढ़ावा देना है तो वह इस अनुच्छेद 25 के अंतर्गत बढ़ा सकता है। अनुच्छेद 26 संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थान को स्थापित करने का अधिकार। देखिए धर्म से रिलेटेड जो हम संस्थान स्थापित कर लेते हैं, ठीक है, तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत हम कोई भी संस्थान स्थापित कर सकते हैं धर्म से रिलेटेड। अनुच्छेद 27 धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। देखो इसके अंतर्गत कोई भी, जैसे हमारे पास धर्म से रिलेटेड कोई भी चंदा मांगने के लिए आता है हमारे पास, तो हम उसे कर देने के लिए मजबूर हमें नहीं कर पाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 28 किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब इसमें जो है गवर्नमेंट जितने भी संस्थानें होती हैं तो उसमें धर्म से रिलेटेड जो है शिक्षा नहीं दी जाएगी। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में बताया गया। अनुच्छेद 29 भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। कोई भी नागरिक है जैसे अपनी भाषा को बनाए रख सकता है, वो कैसा लिखता है, अपनी संस्कृति मतलब कैसा उसका पहनावा है, कैसा उसका कल्चर है, तो उसे उसमें जो है वह ढल सकता है
और औरों को भी वह बता सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 30 इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेष शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। देखो, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जैसे एससी हो गया, एसटी, ओबीसी, तो ये अल्पसंख्यक है देश में, तो उन्हें अधिक से अधिक जो है छूट दी गई है, सरकार ने दी गई है, और अनुच्छेद 30 यह देता है अधिकार। अब हमारा अधिकार आ जाता है 6। रुक जा। अब हमारा छठा जो पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में इसके बारे में बताया गया है। इस अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। अब इसे हृदय और आत्मा की संज्ञा क्यों दी है? क्योंकि इसके अंतर्गत जो है भारतीय संविधान बहुत सारे रिट जारी करता है, जिससे नागरिकों को क्या मिलती है? सीख मिलती है। इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें रिट कहते हैं, जो निम्न प्रकार के हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि शरीर को हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। इसके द्वारा न्यायालय को अधिकार प्राप्त होता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के अंतर्गत 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में पेश करना, उसे ही बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण का साधारण अर्थों में शब्द इसको समझे तो इसके अंतर्गत जो नागरिक को गिरफ्तार किया है तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत ही न्यायालय में पेश करना होता है, तो वही बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। सेकंड है हमारा परमादेश का अर्थ है हम आज्ञा देते हैं। ठीक है। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने कर्तव्य की पूर्ति ना करे तो न्यायालय उसे अपने कर्तव्य पालन के लिए आदेश दे सकता है। इसमें जो है जो भी संस्था है या व्यक्ति है अपने कर्तव्य को ठीक ढंग से नहीं कर रहा तो उसे न्यायालय जो है उसको आदेश दे सकता है कि वह ठीक से काम करे। तीसरा है हमारा प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध का अर्थ है मना करना किसी चीज़ के लिए। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला न्यायालय होता है उसे ही हम अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। न्यायालय अपने क्षेत्र के बाहर जा रहा हो या कानून की प्रक्रिया के विरुद्ध जा रहा हो तो उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट उस अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा करने से मना कर सकता है। देखो, अधीनस्थ न्यायालय क्या करता है? कुछ गलत काम कर रहा है, कानून प्रक्रिया के अंतर्गत वह काम नहीं कर रहा, बाहर जा रहा है अपने कार्यों से, तो वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसे फटकार लगा सकता है। चौथा पॉइंट है हमारा अधिकार प्रेक्षा। इसका अर्थ है किस अधिकार से यदि किसी व्यक्ति ने कानून के विरुद्ध किसी पद या अधिकार को प्राप्त कर रखा है तो उच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकता है। जैसे गलत तौर पर जो है अपनी पद हासिल कर लेता है कोई व्यक्ति, या सरकारी पद हासिल कर लेता है कोई नागरिक, तो उसे क्या कर सकता है? न्यायालय जो है उसे रोक सकता है। उत्प्रेक्षण, पांचवा है हमारा उत्प्रेक्षण रिट। इसका अर्थ है पूर्णतः सूचित कीजिए। इसमें निचली अदालत, जैसे निचली अदालत होती है, जिला न्यायालय होते हैं, तो उसमें किसी विशेष मामले का ब्यौरा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को देना होता है। ठीक है। जो भी न्यायालय के अंतर्गत जो चल रहा होता है काम का, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बताना ज़रूरी होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नीति निर्देशक तत्व क्या है। देखो, नीति निर्देशक तत्व साधारण शब्दों में समझे तो यह सरकार की तरह ही कार्य करता है और समाज के कल्याण के लिए कुछ नीतियां बनाता है, तो उसे ही हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इसका पहला पॉइंट है हमारा संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णन किया गया। दूसरा पॉइंट है हमारा इनका मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इनका जो उद्देश्य क्या है?
समाज को कल्याण की ओर ले जाना है, विकास करना है। तीसरा पॉइंट है मौलिक अधिकारों के अलावा भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया गया है। देखो मौलिक अधिकार जो है किसी किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाते, तो उनके ही संरक्षण के लिए हमने नीति निर्देशक तत्व बनाए, ताकि मौलिक अधिकार भी साथ साथ चलते रहें हमारे, और नीति निर्देशक तत्व भी देश में काम करते रहें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। अब इसमें अंतर क्या हो जाता है? देखो मौलिक अधिकार जो है एक व्यक्ति के से जुड़ा हुआ है, और नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज को लेकर चलता है। तो इन्हीं में यही डिफरेंस आ जाता है कि वे मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति से जुड़ा है, और नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज को लेकर चलता है, ताकि पूरा देश जो है विकसित हो हमारा। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकार न्यायालयों द्वारा लागू हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें मान लो मौलिक अधिकार हमें नहीं दिए गए, तो हम न्यायालय जा सकते हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं हो सकते, न्यायालय इसे लागू नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें संविधान के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकार नकारात्मक है। अब देखो नकारात्मक कैसे हैं मौलिक अधिकार? देखो हम ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को अधिकार हम दे देंगे, तो वह अपनी मनमर्जी करने लगेगा, और वह अन्य लोगों पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो इसीलिए ये नकारात्मक श्रेणी में आ जाते हैं। जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है सकारात्मक है। अब सकारात्मक मतलब कि पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये समाज के कल्याण की बात करते हैं। ठीक है, अब आता है तीसरा पॉइंट मौलिक अधिकारों का लक्ष्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना है। देखो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना से मतलब है कि जब हम नागरिकों को अधिकार ही नहीं देंगे, तो सरकार जो है वो तानाशाह हो जाएगी, वह अपनी मनमर्जी करेगी। तो सरकार पर अंकुश लगाने के लिए हमने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए। जबकि नीति निर्देशक तत्व द्वारा आर्थिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया। इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसीलिए बनाए गए ताकि समाज में जो है आर्थिक रूप से जो है देश मजबूत हो सके। फोर्थ पॉइंट है मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति को अधिक से अधिक नहीं दे सकते, क्योंकि वह अपनी मनमर्जी करेगा। तो इसी वजह से कुछ सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए गए, जबकि नीति निर्देशक तत्व पर कोई प्रतिबंध नहीं। क्यों प्रतिबंध नहीं है? क्योंकि जो है यह समाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, इसका कोई नकारात्मक रूप नहीं है, तो इसलिए सकारात्मक है, तो इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। पांचवा पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकारों को आपातकाल के समय निलंबित कर दिया जाता है। निलंबित का मतलब है स्थगित कर देते हैं, कि परमानेंट नहीं करते, उस समय के लिए, उस विशेष समय के लिए जब आपातकाल या इमरजेंसी हमारे देश में लग जाती है, तो मौलिक अधिकार जो है उसको निलंबन कर दिया जाता है। जबकि नीति निर्देशक तत्व वो किसी भी प्रकार स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये सरकार की नीतियां बनाता है और समाज से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वह करता है। छठा पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में पारस्परिक विरोध की स्थिति में मौलिक अधिकारी प्रभावी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जनता जो चाहेगी वही इस देश में होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन में क्या है, जनता का शासन होता है, तो मौलिक अधिकार उसमें प्रभावी होंगे, ना कि नीति निर्देशक तत्व। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व में संबंध। इसमें किस प्रकार से संबंध हैं वह हम जानेंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों पूरक है? एक दूसरे को पूरा करते हैं ये दोनों चीज़ें, क्योंकि मौलिक अधिकार एक व्यक्ति से जुड़ा है, और व्यक्ति क्या करता है, अपने विकास के लिए अधिकारों का प्रयोग करता है, और नीति निर्देशक तत्व भी समाज का कल्याण करता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्य पर प्रतिबंध लगाते हैं। अब मान लो सरकार ने कोई सा नियम बनाया, वह जनता को पसंद नहीं आता, तो उस
कानून पर वह प्रतिबंध लगा सकता है, सरकार पर प्रतिबंध लगा देते हैं। वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। नीति निर्देशक तत्व जितने भी पॉलिसी बनती हैं, जितनी भी नीतियाँ बनती हैं, तो सरकार उसे करने की क्या देते हैं, प्रेरणा देता है उसे। दूसरा पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकार, खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं। मौलिक अधिकार जो है एक व्यक्ति के लिए संरक्षित करता है, और वहीं पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज को लेकर चलता है, पूरे समाज की कल्याण की बात करता है। तो ये दोनों पॉइंट जो हैं इसके संबंध को दर्शाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। देखो, जिस प्रकार से हमने संविधान में अधिकार दिए गए नागरिकों को, तो उसी प्रकार हमने जो है कर्तव्यों को जोड़ा गया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की सूची अनुच्छेद 51 का समावेश किया गया। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत जो है नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य निम्न हैं। इसमें बहुत सारे जो कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसका फर्स्ट पॉइंट है संविधान का पालन करना। संविधान में जितनी भी चीज़ें लिखी गई तो उसका जो है संविधान नागरिकों को उसका पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। देखो, राष्ट्रीय आंदोलन उस समय जैसे गांधी जी ने बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन चलाए थे, सत्याग्रह हो गया, बहुत सारे आंदोलन थे, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक इसी प्रकार से जब हम आंदोलन चलाते हैं तो उसका अच्छे से हमें पालन करना चाहिए, अपने व्यवहार में उसे उतारना चाहिए। तीसरा पॉइंट है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। भारत को एकजुट करके चलना और उसकी अखंडता को बनाए रखना जो है हमें मौलिक कर्तव्य बताता है। चौथा है राष्ट्रीय रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना। राष्ट्र से जितनी भी मान लो किसी देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो उसके हम देश सेवा के लिए, अपनी देश सेना के लिए जो है तत्पर रहना हमें चाहिए। 5वां पॉइंट है नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना। अब नागरिकों में किस प्रकार से भाईचारा को हम बढ़ावा दें, तो ये हमें हमारा जो है कर्तव्य बताता है। छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसको बनाए रखें। हमारी जो सामाजिक परंपरा पुराने समय से जो चलती आ रही है उसको हमें महत्व देना चाहिए। 7वां है प्राकृतिक संरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना। हम पर्यावरण को भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उसको संरक्षण प्रदान करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। 8वां पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और गर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक जितनी भी चीज़ें आती है उसमें उसको और डेवलप कैसे कर पाएँ, तो उसमें सुधार करने के लिए है बहुत सारे हमने डेवलप करने चाहिए। 9वां पॉइंट है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। अब सार्वजनिक संपत्ति जैसे हो गया ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, इंडिया गेट हो गया, तो ये हमारी सार्वजनिक संपत्ति आ जाती है। तो उसको कैसे स्वच्छ रखना है, ठीक है, और हिंसा से दूर रहें। हिंसा मतलब कि लड़ाई झगड़े से हमें दूर रहना चाहिए और यह हमें मौलिक कर्तव्य बताता है। 10वां पॉइंट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्षण की ओर बढ़ाने का प्रयास करें। सामूहिक गतिविधियां जितनी भी होती हैं उसको बढ़ावा देने के लिए हमें मौलिक कर्तव्य हमें सिखाता है। आपका ये चैप्टर अब समाप्त हो जाता है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।